हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रज्ञा। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी, जो देश भर में सीटेट से लेके DSSS तक कोई भी ऐसा टीचिंग का एग्ज़ाम नहीं है जहां पियाजे से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता हो। देश भर में जितनी भी टीचिंग एग्ज़ाम है उसमें पियाजे से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता ही है। और पियाजे की थ्योरी मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टीचिंग एग्ज़ाम के लिए। तो हम लोग ये CDP की जो सीरीज़ है उसमें हम तीसरे चैप्टर की ओर आ गए हैं। पहला मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवा दिया था, दूसरा चैप्टर मैंने सोशलाइजेशन का करवा दिया है। अब हम आज इस पियाजे की थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। पहले तो समझेंगे कि पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, फिर उसके बाद मतलब पियाजे कौन थे, कॉग्निटिव का मतलब क्या होगा, और पियाजे और वाइगोत्स्की के अंदर जो डिफरेंसेस है, मतलब इतना भी डिफरेंस नहीं है लेकिन जो जो थोड़े से डिफरेंस है वो भी समझ लेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि उनके 4 एलिमेंट कौन से हैं, जो MESE जो एलिमेंट्स है ट्रिक के थ्रू उसको हम समझेंगे। फिर जाएंगे हम लास्ट टॉपिक पे, जो हमारे 4 स्टेज होंगे, जिसमें 4 स्टेज में क्या क्या होगा। तो SPCF जो सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट और फॉर्मल ऑपरेशन को भी अच्छे से हम समझने का ट्राई करेंगे। तो चलिए फिर अब हम अपने नोट्स की तरफ चलते हैं और धीरे धीरे समझते हैं कि क्या है पियाजे की थ्योरी। तो आज हम देखेंगे जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बोलते हैं। अब यहाँ पे कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है, इसको हम अलग से पहले समझ लेते हैं। कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है? कोग्नेटिव का मतलब होता है संज्ञान, या हमारे जो जितनी भी चीज़ें हमारे दिमाग से जुड़ी हुई होती हैं उसको क्या हम बोलते हैं, कोग्नेटिव बोलते हैं। जैसे थिंकिंग हो गया, रीजनिंग हो गया, अटेंशन हो गया, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, हमारे दिमाग के अंदर या कोग्नेटिव के अंदर आता है। और कॉग्निटिव थ्योरी किस किस ने दी है, तो पियाजे ने भी कॉग्निटिव थ्योरी दी है और वाइगोत्स्की ने भी कॉग्निटिव थ्योरी दी है। लेकिन यहाँ पे जो पियाजे हैं उन्होंने क्या किया है, स्टेजेस और एलिमेंट पर बात की है, लेकिन वाइगोत्स्की ने कोई भी स्टेजेस और एलिमेंट के बारे में कोई बात नहीं की है। पियाजे को क्या बोलते हैं, डिसकॉन्टिन्यूअस मानते हैं। पियाजे मतलब जो डेवलपमेंट होता है बच्चे का उसको क्या मानते हैं, डिसकॉन्टिन्यूअस मानते हैं। लेकिन यहीं पे वाइगोत्स्की क्या मानते हैं, इसको कॉन्टिन्यूअस मानते हैं। विकास में या फिर डेवलपमेंट में पियाजे की थ्योरी को क्या नाम दिया जाता है, तो पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी नाम दिया जाता है, यानी पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और ये वाला जो क्वेश्चन है 1 नंबर में भी पूछ लिया जाता है कि जो संज्ञानात्मक विकास है या कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ये किसकी थ्योरी है, तो इसका आंसर हो जाएगा पियाजे की थ्योरी है। और अब हम जो वाइगोत्स्की की बात करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। अभी पियाजे की थ्योरी को हम अच्छे से देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पियाजे से। पियाजे कौन थे? एक स्विस के साइकोलॉजिस्ट थे। पियाजे कौन थे? स्विस के साइकोलॉजिस्ट थे। पियाजे ने हेरिडिटी को मतलब बहुत ज़्यादा महत्व दिया था। जैसे बच्चों को, और इन्होंने बच्चों को क्या कहा था, एक लिटिल साइंटिस्ट बोला था कि बच्चे क्या हैं, एक नन्हे वैज्ञानिक हैं। मतलब एक बच्चे क्या हैं, एक्सप्लोरर हैं, एक्सप्लोर करते हैं। बच्चे हर चीज़ को मतलब किसी भी चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं। और ये क्या इन्होंने क्या बोला था, बच्चे को एक्टिव कंस्ट्रक्टर बोला था कि वो बच्चे एक्टिव कंस्ट्रक्टर हैं। अब यहाँ पे डेवलपमेंट के रूप में या फिर जो किसी भी मतलब CDP में पैसिव जो वर्ड है वो बिल्कुल नेगेटिव है। यहाँ पे पैसिव वर्ड बिल्कुल नेगेटिव है। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें होंगी एक्टिव ही होंगी और एक्टिव ही रहेंगी। तो अब पियाजे ने भी क्या बोला है, इसको एक्टिव कंस्ट्रक्टर बोला है। पियाजे की थ्योरी को क्या बोलते हैं हम, तो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी बोलते हैं। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट
थ्योरी बोलते हैं। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब क्या है? कंस्ट्रक्टिव को क्या बोलते हैं? स्कूल ऑफ साइकोलॉजी बोलते हैं, या फिर कंस्ट्रक्टिव मतलब कंस्ट्रक्ट करना, बनाना, मतलब रचनावाद। जैसे अलग अलग विचार के लोग रहते हैं, अलग अलग चीजें सीखते हैं, तो इसको क्या करते हैं? कंस्ट्रक्ट करते हैं और बनाते हैं। और एनसीएफ 2005 में भी इसी के बारे में बात किया गया है, कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में ही बात किया गया है। वो हम आगे पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे तो। और इसी में रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट के बारे में बात किया गया है। और टीचर क्या होता है इसमें? टीचर क्या होता है? फैसिलिटेटर का काम करता है। बच्चे क्या होंगे यहाँ पे? एक्टिव होते हैं, और टीचर क्या करता है? फैसिलिटेटर का काम करता है। और प्याजे क्या बोलते हैं कि कोग्निटिव डेवलपमेंट सिर्फ अपनी जानकारी को ऐड करना नहीं होता है, उसको क्वालिटी के हिसाब से और एज के हिसाब से डिफरेंट टाइम पे बच्चा कैसे सोचता है और उसके अंदर डेवलपमेंट में कैसे बदलाव आता है, उस बारे में भी प्याजे ने बात किया है। डेवलपमेंट क्या है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पे प्याजे ने बोला है कि जो प्याजे के रूप में अगर पूछे तो क्या बोलते हैं कि ये स्टेजेस में होता है। अब स्टेजेस में होता है मतलब ये क्या हो गया? डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया। क्या हो गया? ये डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया। तो प्याजे के रूप में अगर बात किया जाए तो ये क्या हो जाता है? डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस हो जाता है। यहाँ पे प्याजे ने 4 एलिमेंट के बारे में बात की है, स्टेजेस नहीं, 4 एलिमेंट और 4 स्टेजेस में बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 4 एलिमेंट के बारे में बात की है, जिसमें क्या आता है? MESE, जिसको पहला कौन सा है? मैच्योरेशन होता है। दूसरा क्या है? एक्सपीरियंस। तीसरा है सोशल इंटरेक्शन, और चौथा है इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन को हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं मैच्योरेशन क्या होता है। पहला मैच्योरेशन क्या है? परिपक्वता, मतलब बच्चा कितना परिपक्व है, मतलब अपने बच्चे के अंदर कितनी क्षमताएं हैं, बच्चे के अंदर कितना अनुभव है, उस चीज को बताते हैं। तो ये क्या होता है? जेनेटिकली भी होता है, जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करता है ये, और ये हेरिडिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। जेनेटिक्स के ऊपर भी डिपेंड करता है और हेरिडिटी के ऊपर भी कहता है। इसीलिए इनका मतलब एक क्रिटिसिज्म भी है कि प्याजे ने सिर्फ क्या किया है? महत्व किसको दिया है? जेनेटिक्स को या हेरिडिटी को ही ज़्यादा, या बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को ही ज़्यादा महत्व दिया है। इन्होंने सोशल कॉन्सेप्ट को इतना महत्व नहीं दिया है। मतलब इन्होंने सिर्फ ये बोल दिया है कि जो बच्चा है वो उसका जो डेवलपमेंट होता है सिर्फ उसकी हेरिडिटी की वजह से ही होता है। दूसरा है एक्सपीरियंस में बच्चे की अनुभव, बच्चा जो एक्टिविटी करता है, मतलब आपको जो दुनिया में अनुभव मिलेगा उसको आपके संज्ञान में भी इम्प्रूवमेंट होगा। तो इसके बारे में जो एक्सपीरियंस मिलेगा उसकी वजह से आपके क्या होगा? आपका अनुभव भी बढ़ेगा। तो एक्सपीरियंस की बात की है। तीसरा सोशल इंटरेक्शन में मतलब कि इन्होंने ये बोला है कि बच्चे के अंदर जो हेरिडिटी एनवायरनमेंट, मतलब बिल्कुल सोशल मतलब सोसाइटी को बिल्कुल नकारा नहीं है इन्होंने, लेकिन ज़्यादा जो भार है इनका वो हेरिडिटी की तरफ है। तो सोशल इंटरेक्शन में क्या बोला है कि बच्चा जो है सामाजिक अंतःक्रिया करके ही सीखता है, और बच्चा मतलब समाज में रह के ही, मतलब अपने जो उसके पास जो बुद्धि है और उसको विवेक है उसको समाज में रह के और इम्प्रूव करता है। चौथा क्या हो जाता है हमारा? इक्विलिब्रेशन, संतुलन में कैसे कि हम अपने दिमाग में ही एक संतुलन क्रिएट करते हैं। जब हम अपने संज्ञान को डेवलप करते हैं तो दुनिया में सब बैलेंस में होता है या नहीं। कई बार एग्जाम में पूछता है कि इन 4 एलिमेंट में से क्या शामिल नहीं होता है। तो इस चारों एलिमेंट में से क्या शामिल नहीं है? तो यहाँ पे लैंग्वेज शामिल नहीं है। तो हमारा क्या है? इसमें लैंग्वेज शामिल नहीं है, तो आप लैंग्वेज को क्या करेंगे? हटा देंगे बिल्कुल। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि भाषा को प्याजे ने यह कह दिया है कि सिर्फ मतलब कि ये काम का बिल्कुल नहीं है। लैंग्वेज को भी इंपॉर्टेंट दिया, लेकिन जो 4 एलिमेंट दिया है उसमें लैंग्वेज नहीं आता है। जो इंपॉर्टेंट है, जो एलिमेंट्स है उसमें लैंग्वेज नहीं आता है। अब है हमारा
इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन क्या होता है? इसी में दो प्रक्रिया होती हैं, एडेप्टेशन और दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन। तो एडेप्टेशन मतलब क्या होता है कि बच्चे ने क्या एडेप्ट, इक्विलिब्रेशन मतलब, अब एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं कि बच्चे को किसी चीज़ के बारे में बता दिया गया कि ये है बर्ड, तो बर्ड के बारे में बता दिया गया, तो वो बच्चा उसके अंदर इक्विलिब्रियम है, वो कहीं भी बर्ड को देखेगा तो वो रहेगा कि अच्छा हाँ ये बर्ड है, तो क्या है, इक्विलिब्रेशन हो गया। फिर और बच्चे ने क्या किया, उसे एडेप्ट कर लिया, उसको एडेप्ट कर लिया। और दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है संगठन, मतलब हमारे दिमाग में छोटे छोटे पॉकेट्स बने होते हैं इंफॉर्मेशन के, तो उसी को क्या बोल देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऑर्गेनाइज्ड मैनर में कहीं ना कहीं मतलब पॉकेट्स में रखा होता है चीज़ें, तो उसको क्या बोल देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बोल देते हैं। अब इसी में एडेप्टेशन में आता है क्या हमारा, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन और एक्कोमोडेशन। एसिमिलेशन, अब अगर हम मतलब अगर याद करने के लिए देखें तो एसिमिलेशन का मतलब क्या हो जाता है कि किसी भी चीज़ को ऐड कर लिया, मतलब कि किसी बड़े आदमी ने बच्चे को बता दिया कि ये कैट है, तो उसने ऐड कर लिया चीज़ को। एकोमोडेशन क्या होता है? एकोमोडेशन मतलब उसी चीज़ में मॉडिफाई करना, मैनिपुलेट करना या फिर उसको एकोमोडेट करना। तो अब जैसे कि अब छोटा सा कोई कैट था, तो हमने बता दिया कि बच्चे को कि वो क्या है, कैट है, और कैट वो बच्चा ने सुन भी लिया कि कैट है। लेकिन हम दूसरी बार गए, दूसरी बार देखा उसको, तो दूसरी बार बच्चे ने क्या किया कि दूसरी बार देखा तो बच्चे क्या बोलता है कि अरे ये तो कैट है, लेकिन जब उसने आवाज़ सुना तो वो क्या था, वो डॉग था। तो अब बच्चे को क्या हुआ, बच्चे के दिमाग में डिसइक्विलिब्रियम हुआ। डिसइक्विलिब्रियम, तो हमने उसको बताया कि अरे अरे ये कैट नहीं है, ये डॉग है। तो बच्चे ने क्या किया, उसमें अपने जो कैट वाला जो सिनेरियो था उसको हटा के और मॉडिफाई किया। मॉडिफाई करके क्या किया, उसमें अपने को ऐड कर लिया कि हाँ अच्छा ये डॉग होता है। तो ये क्या हो जाता है, इसको क्या बोल देते हैं हम, एक्कोमोडेशन बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन क्या होता है कि बैलेंसिंग एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। एकोमोडेशन और एसिमिलेशन को बैलेंस करके चलता है, उसको क्या बोलते हैं हम, इक्विलिब्रेशन बोलते हैं। एक पॉइंट और आता है पियाजे की थ्योरी में, स्कीमा। स्कीमा क्या बोलते हैं, तो स्कीमा को हम पहले तो हिंदी में भी इंग्लिश में भी स्कीमा ही बोलेंगे। स्कीमा जो आपकी आज की नॉलेज है या फिर जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रीवियस नॉलेज भी बोल सकते हैं या फिर स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज बोल सकते हैं, ज्ञान की संरचना बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या आती हैं, स्कीमा में ही आती हैं। क्या है, एक जो मतलब क्या है, स्ट्रक्चर, एक हमारे माइंड में स्ट्रक्चर बना हुआ है किसी भी चीज़ का, उसको क्या बोल देते हैं हम, स्कीमा बोलते हैं। जैसे कि हमारे माइंड में ये बना हुआ है कि ये पेन है, तो ये पेन ही है, पेन का स्कीमा बन गया है हमारे माइंड में। अब हम इसको देखेंगे कहीं भी तो हम क्या करेंगे, ये माइंड हमारा क्या बोलेगा कि अच्छा ये पेन है। तो ये प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन। तो एडेप्टेशन की प्रोसेस कैसे होती है, एसिमिलेशन, पहले आता है एसिमिलेशन, फिर आएगा इक्विलिब्रियम, फिर आती है न्यू सिचुएशन, फिर न्यू सिचुएशन आने के बाद क्या होता है, डिसइक्विलिब्रियम होता है, फिर हो जाता है एकोमोडेशन। और यही दोनों के बीच के तार है, ये जो इक्विलिब्रियम, न्यू सिचुएशन और डिसइक्विलिब्रियम है। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना, जोड़ना, आत्मसात करना, मतलब कि किसी भी चीज़ को एग्जिस्टिंग स्कीमा में ऐड करना, किसी भी चीज़ को एग्जिस्टिंग स्कीमा में ऐड करना। तो अगर हमने किसी भी चीज़ को एग्जिस्टिंग स्कीमा में ऐड कर लिया तो क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है या संतुलन आ जाता है। फिर संतुलन आने के बाद नई सिचुएशन आती है, नई सिचुएशन आई तो क्या हुआ, नई स्थिति आई, न्यू सिचुएशन आई तो क्या हुआ, हमारे माइंड में क्या हुआ, डिसइक्विलिब्रियम हुआ, असंतुलन हुआ। असंतुलन होने के बाद फिर हमने उसमें क्या किया, चेंज कर लिया, मॉडिफाई कर लिया, तो क्या हो जाता है, ये एकोमोडेट हो जाता है। अगर आपको कीवर्ड से याद रखने हैं तो देखिए, एकोमोडेट मतलब हमने
मॉडिफाई कर लिया, एकोमोडेट कर लिया या मैनिपुलेट कर लिया, तो ये सब क्या आ जाता है, एकोमोडेशन में आ जाता है। और एसिमिलेशन में क्या होता है, सिंपल हमने ऐड कर लिया तो वो हो जाता है एसिमिलेशन। डेफिनेशंस के रूप में भी समझ लेते हैं एक बारी। एसिमिलेशन क्या हो गया, एडिंग न्यू इंफॉर्मेशन एंड एग्जिस्टिंग स्कीमा, मतलब हमने जो हमारी जो एग्जिस्टिंग स्कीमा थी, जो पहले से ही स्कीमा बनी हुई थी, उसमें हमने किसी चीज़ को ऐड कर लिया, कहीं किसी नई इंफॉर्मेशन को ऐड कर लिया। जैसे अब मैंने एग्जांपल दिया, किसी बच्चे को बोला गया कि ये कुत्ता है, तो उसने कुत्ते को ऐड कर लिया। अब है दूसरा एकोमोडेशन, अब किसी जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसमें चेंज होना, मैनिपुलेट होना या न्यू इंफॉर्मेशन का आना। तो जैसे अब उसने ऐड क्या कर रखा था, उसने डॉग ऐड कर रखा था। अब हमने मतलब क्या बोला कि अरे डॉग नहीं है, ये तो कैट है। तो अब उसके अंदर क्या हुआ, डिसइक्विलिब्रियम हुआ। और फिर उसने क्या ऐड किया, अच्छा ऐसे डॉग बोलता है, ऐसे कैट बोलती है, तो इसलिए तो ये क्या हो गया, एकोमोडेट कर लिया उसने। अब देखेंगे कि पियाजे की जो 4 स्टेजेस होते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, वो कैसे कैसे होते हैं। तो इसका जो निमोनिक्स बोल सकते हो या ट्रिक बोल सकते हो, कैसे बोलते हैं, SPCF। अब SPCF ये है हमारा निमोनिक, इसी को हम पढ़ेंगे। तो पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं, तो ये कैसे कैसे होती हैं। तो पहला स्टेज होता है हमारा सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज, इसको हम क्या बोलते हैं, हिंदी में बहुत सारे जो हैं वर्ड हैं, तो आप इंग्लिश में याद रखोगे तो ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। तो इसको संवेदीगात्मक अवस्था भी बोल सकते हैं, गत्यात्मक अवस्था भी बोल सकते हैं। तो इसके बहुत, और ये कब से कब तक रहता है, 0 से 2 साल तक रहता है। इसमें क्या होता है, तो अब इसमें ये हर बार पूछा जाता है कि बच्चा क्या करता है, अपनी इंद्रियों मतलब आँख, कान, नाक, त्वचा से बात करता है, मतलब अपनी बॉडी से बात करता है। बच्चा क्या करता है, अपनी बॉडी से बात करता है। इसमें कुछ की फीचर्स हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। तो इसमें बच्चा क्या करेगा कि इसमें बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं आया होता है। बच्चे के अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं आया होता है। जैसे कि हमने मतलब अगर कोई चीज़ उसके पास है तो वो दिखता है कि हाँ वो है, लेकिन अगर उसके आंखों के सामने से वो चीज़ गायब हो जाती है तो वो उसके माइंड में आ जाता है कि ये चीज़ गायब हो गई है, ये चीज़ उसके में नहीं दिखता। लेकिन ये चीज़ जब आप वही बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में जाता है तो ये ऑब्जेक्ट परमानेंस चीज़ फिक्स हो जाती है, मतलब अब उसके आंखों के सामने से भी गायब हो गई चीज़ें तो ऐसा नहीं लगेगा कि गायब हो गई चीज़ें, लेकिन उसके माइंड में वो चीज़ रहेगी। तो इसको क्या बोल देते हैं हम, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड बोल देते हैं। अब दूसरा कीवर्ड है कि बच्चा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करने लग जाता है, कि मतलब अगर उसके बेड पे ही कुछ उसके दूरी पे, बेड से कुछ थोड़ी उसके पास से थोड़ी सी दूर पे बच्चे के क्या रखा हुआ है, कोई टॉय वगैरह रखा हुआ है, तो बच्चा क्या करेगा, क्रॉल करके जाएगा उस टॉय के पास और टॉय को ले लेगा। तो बच्चा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर तो हम लोग आज भी करते हैं, हमारे पास भी मतलब अभी भी है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये सेंसरी मोटर से ही स्टार्ट होगा और उसी में खत्म हो जाएगा। मतलब जैसे अब हम अब वो बच्चा क्या कर रहा है, उस टाइम उस टॉय के पीछे भाग रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अभी अपने जॉब के पीछे भाग रहे हैं, अभी हम मतलब कोई गवर्नमेंट एग्जाम के पीछे भाग रहा है, कोई किसी का लक्ष्य है सीटेट क्लियर करना, किसी का लक्ष्य है DSSS क्लियर करना। तो मतलब अभी भी वो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हमारा स्टेप बाय स्टेप चलता रहता है, और ये नहीं है कि ये एक बार चालू हुआ सेंसरी मोटर में तो ये खत्म हो जाता है, ये खत्म नहीं होता है, ये आगे तक फॉरवर्ड होता है। दूसरा स्टेज है हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, ये कब से कब तक रहता है, तो 2 से 7 साल तक रहता है। बच्चा अब थोड़ा बड़ा हुआ है, तो इसमें क्या होता है, बच्चा जो हमारे मदर टंग है वो लैंग्वेज इसको आने लग जाती है, मेमोरी थोड़ी सी इम्प्रूव होती है, इमेजिन कर सकता है चीज़ों को। मतलब यहाँ पे इसके अंदर क्या आ गया, ऑब्जेक्ट परमानेंस आ चुका है। लेकिन क्या चीज़ नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखता है, लेकिन बच्चा क्या नहीं सीखता है,
तो बच्चे के अंदर अभी लॉजिक लगाना नहीं आया है, तो लॉजिक, लैक ऑफ लॉजिक होता है बच्चे के अंदर। क्या होता है? लैक ऑफ लॉजिक होता है। एग्जाम में पूछा जाता है, कुछ कीवर्ड्स होते हैं, तो ये पढ़ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बच्चे के अंदर क्या आ जाता है? ईगो सेंट्रिज्म का गुण आ जाता है, कि बच्चे को क्या होता है कि सिर्फ मैं दिखाई देता है। बच्चा मतलब ये नहीं सोचेगा कि दूसरा पर्सन कैसा है, दूसरे पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है, दूसरा पर्सन क्या है। वो उसने अपना टास्क पूरा किया तो वो आके जरूर दिखाएगा कि हाँ ये मेरा है, मेरा बताओ कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कैसा लग रहा है। तो ये चीज़ बच्चा पूछेगा ही पूछेगा। तो बच्चे के अंदर क्या होता है? अहम केंद्रितवाद की भावना आ जाती है। दूसरा है एनिमिज्म। एनिमिज्म मतलब कि बच्चा नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग समझने लग जाता है। जैसे कि अब बोलते हैं कि बच्चे जो टेबल के पास गया बच्चा और बच्चे को चोट लग गई, तो मम्मा क्या करती है कि बच्चे टेबल को मार देती है कि अरे लो पिटाई कर दिया। तो बच्चा क्या होता है? शांत हो जाता है। मतलब कि उसके अंदर उसको क्या नॉन लिविंग था, टेबल तो क्या था? नॉन लिविंग था। तो उसको क्या करने लगा? वो लिविंग समझ के, और वो शांत हो गया कि अरे टेबल की भी पिटाई हो गई, अब तो मेरी पिटाई हुई थी, अब टेबल की पिटाई हो गई, तो वो शांत हो जाता है। सेंट्रेशन, बच्चा सिर्फ एक जगह ही फोकस कर पाता है। सेंट्रेशन मतलब अब बच्चे को 2 गिलास दिखा दिए, जैसे ये 2 गिलास दिखा दिए हैं हमने, 2 गिलास। अब या और इसमें रेड कलर है, इसमें कोई ब्लू कलर है, तो या तो बच्चा उस गिलास का लेंथ पे ध्यान देगा, या तो बच्चे उस गिलास की चौड़ाई पे ध्यान देगा। सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करेगा और सारी चीज़ें इग्नोर कर देता है। तो बच्चे के अंदर क्या आ जाता है? सेंट्रेशन का गुण होता है ये। लैक ऑफ कंजर्वेशन, बच्चे के अंदर संरक्षण का अभाव होता है। मतलब कि अगर सेम पानी हमने किसी लंबे गिलास में डाल दी, या फिर सेम पानी लंबे गिलास से छोटे गिलास में डाल दी, तो वो उसके साइज पे ही डिपेंड करता है। उसका जो एक्सपेरिमेंट होगा वो साइज पे डिपेंड करेगा कि अगर बड़े वाले गिलास में कम पानी दिख रहा है और छोटे वाले गिलास में ज़्यादा पानी दिख रहा है, तो उसको लगेगा कि जो छोटा वाला गिलास है उसी में ज़्यादा पानी है। तो मतलब लैक ऑफ कंजर्वेशन, मतलब कंजर्वेशन नहीं कर पाता, या फिर ये बोल सकते हैं कि असेंडिंग से डिसेंडिंग की ओर नहीं लगा पाता है। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, बच्चे के अंदर ट्रांसडक्टिव रीजनिंग आ जाती है। जैसे कि जो अनरिलेटेड चीज़ें हैं या फिर जो इवेंट्स है उसको बच्चा क्या करता है? जोड़ना सीख देता जाता है। तो कलेक्टिव मोनोलॉग, और ये बहुत ज़्यादा पूछने वाला मतलब सवाल है, हमेशा पूछता है, तो और इस बार पूछ भी लिया था। तो ये क्या होता है? कलेक्टिव मोनोलॉग। कलेक्टिव मोनोलॉग क्या होता है कि, और ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में ही आता है। तो बच्चा जो है, जैसे अब 4-5 बच्चों का ग्रुप बना हुआ है, 4-5 बच्चों का ग्रुप बना हुआ है। एक बच्चा अपनी थिंकिंग को बोलता है, दूसरा बच्चा अपनी थिंकिंग को बोलता है, तीसरा बच्चा अपनी थिंकिंग को बोलता है, चौथा बच्चा अपनी थिंकिंग को बोलता है। तो यहाँ पे क्या है कि बच्चे एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, बच्चे ग्रुप में बैठे हुए हैं, लेकिन बच्चे सिर्फ अपनी बातें ही बता रहे हैं। बच्चे अपनी जो सोच है अपने बारे में ही बता रहे हैं, वो दूसरों की सुन नहीं रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं कि कलेक्टिव मोनोलॉग बोलते हैं, कि ग्रुप में तो बैठे हुए हैं लेकिन अपनी बात कर रहे हैं, दूसरों की बात नहीं सुन रहे हैं। जैसे रोहन ने, अब एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, रोहन ने बोला आई हैव अ रेड कार, मतलब मेरे पास रेड कार है। यहीं पे आयान ने क्या बोल दिया? आई एट अ बर्गर टुडे, मैंने बर्गर खाया है आज। रोहन ने क्या बोला? माई कार गोज वूम, मतलब मेरी कार ऐसे चलती है। तो ये सब क्या है? मतलब सारे मतलब अपने अपने बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कोई एक दूसरे नहीं सुन रहा, वो अपने अपने बारे में बात करने को बोल रहे हैं। तो इसी को हम बोलते हैं कलेक्टिव मोनोलॉग। तीसरा स्टेज है हमारा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज क्या होता है? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 साल तक के बच्चों में आ जाता है। इसमें अब प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या था कि बच्चा लॉजिक नहीं लगा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि बच्चे के अंदर लॉजिक डेवलप हो चुका है। बच्चा अब हर चीज़ में लॉजिक लगा सकता है, लेकिन अभी भी इसके अंदर क्या हुआ है? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है वो डेवलप नहीं हुई है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कम होगी, फॉर्मल ऑपरेशन में जाके होगी।
तो बच्चा क्या कर रहा है यहाँ पे, अब लॉजिक लगाना चालू कर रहा है। कुछ की फीचर है। अब बच्चे के अंदर क्या हुआ, डिसेंट्रेशन का गुण आ गया है। मतलब बच्चा सिर्फ अब एक चीज़ पे फोकस नहीं कर रहा है, अब बच्चा बहुत सारी चीज़ों पे, अब अगर 7 से 11 साल के बच्चे के पास अब वही गिलास रख दिया जाए, उसका लेंथ भी बड़ा है और एक का लेंथ छोटा है, कलर अलग है, तो अब बच्चा उस कलर को के भी डिफरेंस को समझ जाएगा। अब बच्चा उसके जो गिलास में पानी है उस लेवल को भी समझ जाएगा। तो इस एज के बच्चे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर करना सीख जाते हैं। रिवर्सिबिलिटी का गुण, बच्चे के अंदर रिवर्सिबिलिटी का गुण आ जाता है कि अब जैसे 3 + 2 क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। अब यही बोलेंगे कि 5 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, तो ये क्या होता है, रिवर्सिबल कर सकता है, बच्चा रिवर्स कर सकता है। इस एज में बच्चे के अंदर कंजर्वेशन आ जाती है। मतलब कि बच्चे को एक बॉल दे दिया गया, तो अब बच्चा क्या करेगा, वो बॉल्स के बारे में मतलब वो देख भी लेगा कि कितने बॉल्स हैं, उसके वेट के बारे में भी उसको पता करना होगा, उसकी वॉल्यूम भी पता चल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें बच्चा कर लेता है। श्रेणीकरण, मतलब बच्चा अरेंज करना सीख जाता है कि छोटे से बड़े की तरफ, बड़े से छोटे की तरफ, ये सब करना सीख जाता है। तो अरेंजिंग भी आ जाती है, इसको ऑर्डर में अरेंज करना सीख जाता है। क्लास इंक्लूजन, अब यहाँ पे बच्चा पार्ट और होल के बारे में समझना सीख जाता है कि बहुत ज़्यादा डॉग मोर एनिमल्स हैं, इन सब को भी करना सीख जाता है। 4th और आखिरी स्टेज है हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। मतलब कि, और ये बच्चे जो हमारा प्याजे की लास्ट स्टेज में आता है, बच्चा इसमें क्या करता है कि 11 से लेके 15 या 15 से अबव भी बच्चा एडोलेसेंस और अडल्टहुड में रहता है, और बच्चा क्या लगाने लग जाता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लग जाता है, हाइपोथेटिकली सोचने लग जाता है, सिमेट्रिकली सोचने लग जाता है। मतलब जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में था, बच्चा क्या कर रहा था कि देख के चीज़ें, बस उसको मतलब जो चीज़ दिख रही थी वही सोच रखता है। अब हम मतलब बच्चे को, अब जब तक बच्चे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या था, बच्चे को अगर ताजमहल हम दिखा रहे हैं तो वो ताजमहल के बारे में ही सोचेगा, और उसके अगर हटा देंगे तो वो भूल जाता है। लेकिन अब हम अगर बोलेंगे, जो 11 साल से 15 साल के बच्चे होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे कि ताजमहल है, तो हम सिर्फ बोलेंगे या फिर बोर्ड पे लिख देंगे ताजमहल, हमें उसे फ़ोटो दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके माइंड में क्या है, पहले से ही सेट हो गया है, वो इमेजिन कर लेगा, अच्छा हाँ ताजमहल ऐसे होता है। तो ये क्या हुआ कि बच्चे के अंदर एब्स्ट्रैक्टली, जो एब्स्ट्रैक्ट है मतलब कल्पना करके बच्चा जो बिना देखे हुए चीज़ है उसके बारे में भी बच्चा समझ लेता है। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग लगाने लग जाता है, मतलब जो चीज़ दिख भी नहीं रही उसको सोच लेता है। हाइपोथेटिकली डिडक्टिव रीजनिंग लगाने लग जाता है, मतलब जो बड़े बड़े मैथ्स के सवाल हैं वो भी अब सॉल्व कर लेगा बच्चा। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा क्या होता है, आइडियलिस्टिक हो जाता है, मतलब आदर्शवादी हो जाता है, अपने बारे में सोचने लग जाता है कि दुनिया मतलब उसके बारे में क्या सोच रही है, या फिर अपनी चीज़ों के बारे में, अपने हक के बारे में अपने पेरेंट्स से भी आर्गुमेंट करने लग जाता है। एक चीज़ और बताना है मुझे कि देखिए यहाँ पे एक अडल्ट है, यहाँ पे एक अडल्ट है, यहाँ पे चिल्ड्रन है, यहाँ पे अडल्ट, यहाँ पे चिल्ड्रन। तो दोनों मतलब सोचते हैं, दोनों सोचेंगे, विचार तो दोनों के अंदर आएगा दिमाग में, दोनों सोचते हैं। तो यहाँ पे जो बच्चे की सोचने के जो अमाउंट है सेम होगा, क्वांटिटी सेम होगी, लेकिन जो काइंड्स हैं और क्वालिटी है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो अब ये क्या होता है, हमारा प्याजे की जो थ्योरी होती है वो कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पे हमने प्याजे की थ्योरी को कंप्लीट कर लिया है। आई होप ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। मैं वाइगोत्स्की की थ्योरी कराऊंगी जो टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और प्याजे और वाइगोत्स्की तो बहुत इम्पोर्टेंट ही है, तो उसकी थ्योरी कराऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।